हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश सरनागर। मैं आपका बायो टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ 11th क्लास। क्योंकि हम 10th क्लास से अब 11th क्लास में इंटर करने वाले हैं, तो हमें 11th क्लास का सिलेबस अच्छे से नोन रहना चाहिए, इसलिए हम इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर द स्टार्ट द टॉपिक मैं आपको अपना एजुकेशन बताना चाहूंगा। आई हैव कंप्लीटेड एमएससी बॉटनी फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। ओके, तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगा। ओके, तो जैसे हम 10th क्लास से 11th क्लास में अब इंटर करने ही वाले हैं, तो हमें कुछ 11th का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में आपके एडमिशन भी होने वाले हैं 11th क्लास में। ओके, तो उसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए एक सिंपल वे में सिलेबस आपके सामने मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, हम देखेंगे कि 11th के सिलेबस में कौन कौन सी बातें हैं। अब मैं बिफोर द स्टार्ट द सिलेबस में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो मैं बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपके माइंड में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड्स में ये भी बात आ रही होंगी कि सर हमें आईटी लेना है या फिर बायो लेना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे कि हमें बायो पढ़ना चाहिए। ठीक है, बायो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी का जो रिलेशन जो आता है हमारे हेल्थ के साथ में आता है, इन्वायरमेंट के साथ में आता है, हमारे सराउंडिंग के साथ में आता है उसका रिलेशन। इसलिए हमें बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ने की बहुत जरूरत है। ठीक है, टाइम की डिमांड है कि हमें बायोलॉजी बहुत अच्छे से कवर अप करना है, पढ़ना है। सर ऐसा क्यों, टाइम की डिमांड क्यों बोल रहे हो? मैं टाइम की डिमांड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना का ड्यूरेशन स्टार्ट है। ओके, ड्यूरिंग कोरोना हम हेल्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, तो हमें हेल्थ को अच्छे से अंडरस्टूड करना है, तो हमें बायो पढ़ना होगा। विदाउट बायो हम हेल्थ को प्रॉपर वे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे आप 11th की बात करते हैं, हम 12th क्लास की बात करते हैं, तो 12th क्लास में मैक्सिमम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर इंक्लूड किया गया है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर इंक्लूड किया गया है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे जो चैप्टर हमें पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम अपने हेल्थ के साथ में प्रॉपर वे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए भी हमें बायो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग्स मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें बायो सब्जेक्ट को प्रॉपर वे से पढ़ना है। ठीक है, चलो तो हम अपने डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस ऑफ 11th क्लास। हम 11th क्लास में इंटर करने वाले हैं, तो जब तक हमें 11th क्लास का सिलेबस पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपनी पढ़ाई आगे में कंटिन्यू जारी नहीं रख सकते। इसलिए हम इस सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमें 11th क्लास में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, या फिर हमारे 11th क्लास में कौन सा सिलेबस सेटअप किया है, ठीक है, उसके बारे में हम टोटली डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। तो जब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, तो कुछ लेसन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल 16 चैप्टर है 11th क्लास में। ठीक है, 16 लेसन्स है आपके बुक में। 16 लेसन्स के साथ में हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेसन है आपका लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सर लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट लेसन है और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग का मीनिंग क्या होता है? लिविंग का मीनिंग होता है कि जो इस अर्थ के ऊपर में सरवाइव कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। अब इस अर्थ के ऊपर में सरवाइव कौन कौन करते हैं सर? इस अर्थ के ऊपर में प्लांट सरवाइव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, उसके साथ साथ एनिमल सरवाइव करते हैं। तो आपस में प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका इंटरैक्शन होता है। ओके, तो इनका इंटरैक्शन समझने के लिए हमें ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड्स, इसे समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक हम लिविंग वर्ल्ड को नहीं समझेंगे, तो हमारे सराउंडिंग में कौन कौन सी बातें चल रही होती है, कौन सी फिनोमेना चल रही होती है, उसके बारे में हम बेटर अंडरस्टूड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत ही बेटर वे से पढ़ना है, जिसे यहाँ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अट्रैक्शन करते, इंटरैक्शन करते, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है,
तो जब मैं आपको सिलेबस मतलब लेसन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और भी इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ में हम इस चैप्टर को डील करने वाले हैं। ओके बेटा, और सेकंड जो चैप्टर है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें पढ़ना है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस क्या होता है? सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन मींस क्या होता है आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया क्लियर होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने 10th क्लास में 6 चैप्टर पढ़े हो किंगडम एनिमलिया। तो उस किंगडम एनिमलिया में आपने बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़े हो। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर्स में सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और उसके साथ साथ एनिमल्स भी आते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इस लेसन्स में हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होता है जिसके वजह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जैसे कि आपने कभी 10th क्लास में फाइलम सुने होंगे, क्लास सुने होंगे, आपने डिवीजन सुने होंगे, आपने सब फाइलम सुने होंगे। ठीक है, ये सारे कुछ टर्म्स के साथ में आपने डील किए होंगे 10th क्लास में। लेकिन आप यदि आपको ये जो टर्मिनोलॉजी के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ पढ़िए बायोलॉजी। मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी के साथ में डील करवा के दूंगा और बहुत ही बेटर वे से आपको मैं समझा के दूंगा। ठीक है, ओके। तो सर आपने बोले सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स के साथ में डील करना होगा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। ओके, सही है। जब तक हम टर्म्स के साथ में डील नहीं करेंगे, क्या होता है फाइलम, क्या होता है क्लास, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होती है, जब तक इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक इस चैप्टर्स में हम क्लासिफिकेशन के साथ में प्रॉपर डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके साथ में डील करने वाले, तब जाके हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर के ओर मूव करते हैं, किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो हमें अब किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी में हमें टोटल मतलब किंगडम प्लांटी का कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, किंगडम प्लांटी आपको पता ही होगा, किंगडम प्लांटी में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। ठीक है, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होते हैं, तो उनकी जो एंडिंग जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते, कुछ जो प्लांट होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते। तो हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है प्लांट्स के बारे में। इस अर्थ के ऊपर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मैक्सिमम सेल से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में इस चैप्टर्स में डील करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम एनिमलिया, जो 4th चैप्टर है आपका किंगडम एनिमलिया। इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, जैसे नाम वैसे काम। ठीक है, तो अब हमें इसमें किंगडम एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इस अर्थ के ऊपर में जब एनिमल्स की बात आती है तो आपके माइंड्स में एक ही बात आती होगी कि एनिमल्स में सिर्फ ह्यूमन बीइंग या फिर और भी कुछ एनिमल्स है, बस उसी के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। एनिमल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसके बारे में हम प्रॉपरली डील करने वाले हैं। किसमें? किंगडम एनिमलिया। हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते, उन्हें भी हम एनिमल्स बोलते, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते, उन्हें भी हम एनिमल्स बोलते। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल जो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते, कौन से एनिमल मल्टी सेलुलर होते, इस टॉपिक में हम प्रॉपरली सिस्टमैटिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं आपको ओनली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है सिलेबस में, वही मैं बातें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और मैं आपको बता देना चाहूँ किंगडम प्लांटी होता है, किंगडम एनिमलिया होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से नीड पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसे मेरे साथ डील कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं
टॉपिक के साथ साथ मैं जो भी PYQ क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो सारे क्वेश्चन में साथों साथ मैं आपके साथ में डील मतलब उसके साथ डील करवाऊंगा, ठीक है, ओके, सॉल्व करवा के बताऊंगा। फिर उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते बायो के फील्ड्स में। यदि हमें बायो को बहुत ही बेटर वे से समझना है तो हमें सेल्स के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट सेल नॉलेज हम कुछ भी नहीं कर सकते बायो में। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इस अर्थ के ऊपर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो विदाउट सेल्स वी कैन नॉट डन स्पेशल समथिंग, ओके, हम कुछ भी स्पेशल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें सेल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। कभी सोचिए आप, ठीक है, कि सेल चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, सेल लेसन हमें इसीलिए पढ़ना है। कभी सोचने की कोशिश कीजिए, जो इस अर्थ के ऊपर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो वो सेल में ऐसा है क्या, ठीक है। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग स्पर्म एंड एग सेल से मिलकर बना हुआ है, आपको भी पता होगा, है ना। अब जब मैं बात करता हूं स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स, दो सेल्स माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती है और टू सेल्स से इतनी बड़ी जो हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो कैसे बनती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी बातें, मतलब ऐसा कुछ तो होगा सेल्स के इनसाइड्स में जो और से उसको अलग करवाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस लेसन में डील करने वाले हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर लेसन बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमें अब बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको लेसन बता रहा हूं ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सर बायोमॉलिक्यूल्स मींस क्या होता है? तो बायोमॉलिक्यूल्स के समझाने के पहले मैं आपको आइडिया क्लियर करवा के दूंगा। बायोमॉलिक्यूल्स से ये दो टर्म से बना हुआ है, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस बायो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, फास्फोरस, कैल्शियम, इससे मिलके कौन बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस जो लेसन का नाम होता है बायोमॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अर्थ के ऊपर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम इसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का लेता हूं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कार्बन से मिलके बने हुए हैं, नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है, फास्फोरस से मिलके बना हुआ है, कैल्शियम से मिलके बना हुआ है। बातें क्लियर हो रही है? तो ये कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट क्या हुए? मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 मॉलिक्यूल्स हुए। इस मॉलिक्यूल से बायो बना हुआ है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। तो इस टॉपिक में हम इन चीजों के साथ में डील करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। ये जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। क्यों जाती है पता नहीं, बट अब मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़िए, मैं अच्छे से इस टॉपिक को डील करवा के दूंगा, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? वन सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन होना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। यदि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूं तो पेरेंट सेल से वन में, ठीक है, पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सिंगल सेल होती है, कैसे सिंगल सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हम इस टॉपिक में डील करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी सेल डिविजन की वजह से ह्यूमन बीइंग की बोलो या फिर इस अर्थ पे जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उसकी ग्रोथ हो पाती है। किसके वजह से? सेल डिविजन के वजह से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट लेसन जो है आपका प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग होता है
इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन की पढ़ाई करना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में किसकी पढ़ाई करना है बेटा, प्लांट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी मीन्स हमें प्लांट टिश्यू की एनाटॉमी पढ़ना है। उसके साथ साथ जो प्लांट्स है, प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम प्लांट्स के बता सकते हैं बाहर से देखते हुए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उनकी एनाटॉमी पढ़ना है ना। तो ये एनाटॉमी मतलब वो जो प्लांट्स है उसके इंटरनल मतलब अंदर में कौन कौन सी सेल्स हमें मिलती है, ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं उसके बारे में हमें पढ़ाई करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट लेसन मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इस लेसन में हमें डील करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स क्या होता है सर, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपको भी बताए, ठीक है। आप जब भी सराउंडिंग में सरवाइव करते हो तो आप सीन करते हो मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि मैंगो, हिबिस्कस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। वह फ्लावरिंग प्लांट्स की हमें यह मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। सर मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। प्लांट के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है 11th का, ठीक है, इसके साथ में हमें डील करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एज ए ह्यूमन बींग्स हमें एनिमल टिश्यू के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होंगे, सर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको कोर सब्जेक्टली इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, तो हमारा एनिमल टिश्यू हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप ऑफ कॉकरोच। हमें जो कॉकरोच जो मिलता है, कॉकरोच से कौन नहीं डरता, ठीक है। यदि आपने कॉकरोच देख लिया तो आप वहां से साइड हो जाते हो, ठीक है। तो वही कॉकरोच के बारे में हमें पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे से डील करना है, ठीक है। उसकी पढ़ाई करना है, देखना है हमें, पढ़ना है हमें कि कॉकरोच कैसे होता है, कॉकरोच के इनसाइड में कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं। ये सारी बातें हमें कॉकरोच वाले टॉपिक में डील करना है, ठीक है। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस, जो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सर फोटोसिंथेसिस मींस क्या, ये फोटोसिंथेसिस है तो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है। ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि इस अर्थ के ऊपर में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं। बट ये फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स में, जो भी आप लोअर ऑर्गेनिजम्स बोलो, लोअर प्लांट्स बोलो या फिर हायर प्लांट्स बोलो। जैसे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को हायर प्लांट्स बोलते हैं, लोअर प्लांट जिसमें फ्लावरिंग नहीं आती उन्हें हम लोअर प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। सर फोटोसिंथेसिस मींस क्या होता है, फोटो का मीनिंग होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है ऑर्गेनिक मटेरियल बनना, उसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस। सिंपल लैंग्वेज में फूड का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें पढ़ना है कि कैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इसके बारे में इस टॉपिक में हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ओके, रेस्पिरेशन। जो 12 नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। ओके, इस पर्टिकुलर लेसन में हमें रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एस्पिरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलेटन एंड मूवमेंट। स्केलेटन एंड मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर है। तो इस टॉपिक में हमें पर्टिकुलर पढ़ना है
कि रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी आप कोरोना के ड्यूरेशन में आपने बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि यदि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो गया तो क्या हो सकता है, हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी, और हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी तो कोई भी पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमें इस टॉपिक्स में हम डील करेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन से ह्यूमन बीइंग को एनर्जी मिलती है, ह्यूमन बीइंग को ही नहीं तो इस अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें कैसे रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। इस टॉपिक में हम बहुत ही कंसेप्ट के साथ में अच्छे से डील करने वाले हैं, और कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है उसके बारे में भी हम डील करेंगे। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन न्यूट्रिशन। सर ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमें डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। टोटल इस टॉपिक में हमें डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। हमें पढ़ना है कि कैसे डाइजेशन से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आपने कभी वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब फूड मटेरियल्स आप खाते हो, तो वो फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, उनका डाइजेशन होता है, एंड डाइजेशन होने के बाद में हमें उनसे कुछ एनर्जी मिलती, सॉरी न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स है, न्यूट्रिशन है, हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो कैसे, कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इस टॉपिक में हम डील करने वाले एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के साथ। सर एक्सक्रीशन क्या होता है और ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, इसका मीनिंग समझा के दीजिए। ठीक है, एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है जब हमारी बॉडी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में चलती है, ठीक है, तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल बनाती है। तो वो टॉक्सिक मतलब जहरीला मटेरियल्स है, हमारे बॉडी के बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारी पर्टिकुलर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलना जरूरी होता है। तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में स्किन होती है, स्किन के थ्रू टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेना ऑक्सीजन देना, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं। तो उसके थ्रू कुछ टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में कुछ आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम या फिर वाटर, ठीक है, इनका प्रॉपर बैलेंस होना हमारे बॉडी में, उसी को हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में बहुत अच्छे से क्या करने वाले, डील करने वाले। ठीक है, जो वीडियो है बहुत ज्यादा लॉन्ग बन सकता है, इसलिए मैं इन शॉर्ट से सारी मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है स्केलेटन एंड मूवमेंट। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, सभी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं और मैक्सिमम एनिमल्स की बात करते हैं तो सभी के पास में बोन्स होती है ना, और जो बोन्स होती है, बोन्स किसका वर्क करती है, स्केलेटन का वर्क करती है, सपोर्ट का वर्क करती है। जैसे मैं अभी यहाँ स्टैंड अप हुआ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ मैं स्टैंड अप इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर में, मेरे इंटरनल पार्ट्स में स्केलेटन है। ठीक है, और वो स्केलेटन किससे मिलकर बना हुआ है, बोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पर्टिकुलर बोन्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती है, कैसे वर्क करती है, उसी बोन्स के बारे में हम इस टॉपिक में पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड मूवमेंट, और वो जो बोन्स होते हैं, वो जो स्केलेटन होते हैं, स्केलेटन की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। यह सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हमने अभी तक मैंने आपको बताया कि सिलेबस ऑफ 11th क्लास, ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रो दिया हूं। ठीक है, मैंने बताया कि कौन से चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, अच्छे से सिस्टमैटिक मैंने इस चीजों को एक्सप्लेन करवा के दे चुका हूं आपको। अब हमें 11th क्लास में हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेली पढ़ना है, हर एक सभी लेसन को डिटेली डील करना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसका मतलब सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़िए बायो, मैं बिल्कुल आपको कंसेप्ट वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन करवा दूंगा। उसके साथ साथ जो